नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप सभी की अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों चल रही होगी। हमारी विशेष सीरीज़ दोस्तों चल रही है पिछले काफ़ी समय से, जिसमें हम आपको दोस्तों लगातार टॉपिक वाइज कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। पहले हमने यूनिट 1 की सीरीज़ चलाई थी, इसके बाद यूनिट 2 की भी दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है सीरीज़। अगर वो सीरीज़ आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। स्पेशल सीरीज़ हम काफ़ी समय से चलाए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आज हम एक नई सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको एकेडमिक एप्टीट्यूड के मॉडल पेपर दोस्तों सॉल्व करवाएंगे। आज है दोस्तों मॉडल पेपर 1। इस सीरीज़ को दोस्तों आपके सपोर्ट की आवश्यकता होगी, जिससे कि आपने पहले भी इसको काफ़ी सपोर्ट किया है। इससे पहले दोस्तों हमने शिक्षण अभिरुचि की विशेष सीरीज़ चलाई थी, जिसमें दोस्तों हमने तकरीबन 47 क्लासेस दोस्तों आपके सामने लेकर हम आए थे, जिसमें लगातार हमने आपको बेहतरीन बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों सॉल्व करवाए थे। ना सिर्फ हम क्वेश्चंस करवाते हैं, उसके साथ साथ दोस्तों हम कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। तो ये सीरीज़ दोस्तों आपको जरूर मदद करेगी आगामी उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम, इसके अलावा दोस्तों अन्य एग्जामों भी आपको ये मदद करने वाली है। तो आज हम दोस्तों पहला पार्ट इसका लेकर आए हैं। आई होप दैट यू ऑल लाइक दिस पार्ट एंड अप्रिशिएट एज यू अप्रिशिएटेड इट बिफोर। चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम शुरू करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। अपने कॉपी पेन को निकालिए और चलिए एक एक करके आंसर मिलाइए और अंत में बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है दोस्तों मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 1। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। शिक्षा जीवन को नया रूप या नाम प्रदान करती है। किसी भी दर्शन के निर्धारण तथा विकास में आवश्यकता होती है। पढ़ाने की, निर्धारण की, पढ़ने समझने की, सूक्ष्म निरीक्षण, मनन एवं चिंतन की। एजुकेशन गिव्स अ न्यू फॉर्म और नेम टू लाइफ। इन द डिटर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी फिलॉसफी देयर इज अ नीड टू टीच, डिटरमाइन, रीड एंड अंडरस्टैंड, केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड कंटेम्पलेशन। सो क्या दोस्तों इसका राइट आंसर होना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म निरीक्षण, मनन एवं चिंतन की। दोस्तों शिक्षा वह विशिष्ट प्रक्रिया है जीवन की जो निरंतर जीवन को एक नया रूप प्रदान करती है, एक नया नाम प्रदान करती है। किसी भी दर्शन के निर्धारण और विकास में शिक्षा की दोस्तों आवश्यकता होती है। पर्याप्त सूक्ष्म निरीक्षण, मनन एवं चिंतन की दोस्तों आवश्यकता होती है। और दार्शनिक सिद्धांतों को अगर मूर्त रूप देना है तो शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से ही दिया जा सकता है। तो किसी भी दर्शन के निर्धारण तथा विकास में केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड कंटेम्पलेशन की आवश्यकता होती है और ये सब दोस्तों शिक्षा से ही संभव है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का विकास करना है। सार्वभौमिक, युद्ध स्तर से, सर्वांगीण या फिर अत्यंतिक। द वर्ल्ड एजुकेशन मीन डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर्स, यूनिवर्सल, वॉर फुटिंग, ऑल राउंड या फिर एक्सट्रीम। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षा शब्द का अर्थ दोस्तों क्या होता है? जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई बालक है वो जन्म लेता है तो उसमें पहले से ही कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे जैसे बालक वातावरण के संपर्क में आता है उसकी शक्तियां क्या होती है? अंदर से बाहर की ओर को विकसित होने लगती है और ये कार्य किसका होता है? शिक्षा का ही होता है। तो इस प्रकार शिक्षा का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न देखेंगे आपके स्क्रीन पर दोस्तों आएगा। दर्शन या फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी? ज्ञान के प्रति समर्पण, ज्ञान के प्रति आदर, ज्ञान के प्रति चिंतन या ज्ञान के प्रति प्रेम या फिर अनुराग। बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग, यही दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ है। लव फॉर नॉलेज या फिर लव फॉर विजडम, दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब फिलॉसफी की हम बात करते हैं, जो फिलॉसफी शब्द है ये दोस्तों आपके ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द होता है फिलॉस, ओके, और फिलॉस बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? प्रेम, ओके। और जो
सोफिया है वो बेसिकली किससे मिलकर बना है, फिलॉसफी हम जैसे बोलते हैं ना फिलॉसफी, तो एक है फिलॉस और दूसरा शब्द है सोफिया, तो तब जाके क्या बनता है, ये बनता है फिलॉसफी। तो सोफिया अर्थ का क्या अर्थ है दोस्तों, सोफिया का अर्थ है मतलब बेसिकली आप सोफिया का अर्थ है ज्ञान, ठीक है, मतलब कि प्रेम ज्ञान, तो ज्ञान के लिए प्रेम या फिर लव फॉर विजडम, तो ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग, इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, फिलॉसफी बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आएगा, यह कथन किस विचारक का है, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है, रॉस का, प्लेटो का, स्पेंसर का, एडम्स का। दोस्तों ये दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है और शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बीच में जो संबंध है उसके बारे में दोस्तों हमने आपको बताया है। अगर आप हमारी प्रीवियस क्लासेस देखेंगे तो आप दोस्तों बहुत आसानी से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। सो विच थिंकर सेड दैट रियल एजुकेशन कैन ओनली कंडक्टेड बाय रियल फिलॉसफी, सो बेसिकली इट वाज गिवन बाय स्पेंसर, ठीक है ना, यानी कि वास्तविक शिक्षा का जो संचालन है वो वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। अगर आपको दार्शनिक सिद्धांत है वो मूर्त रूप उनका चाहिए तो वो शिक्षा के द्वारा ही दोस्तों संभव होता है, और शिक्षा का दोस्तों वो जो स्वरूप होता है वो समाज का जो दर्शन है दोस्तों वो निर्धारित करता होता है। तो इस समय पर बेसिकली ये दोनों दोस्तों क्या होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए वो दोस्तों आपका दर्शन, उस समाज का जो दर्शन है वही दोस्तों वहाँ पर निर्धारित करता है, ठीक है ना। तो ये जो शिक्षा के उद्देश्य है, फिर शिक्षा के उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही दोस्तों फिर पाठ्यक्रम बनता है, उसी के अनुसार आगे जाके शिक्षण विधियां भी बनती हैं। तो दोनों दोस्तों एक दूसरे पर क्या है, अन्योन्याश्रित है, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आएगा, प्रयोजनवादी किस शिक्षण पद्धति में विकास करते हैं। जो प्रयोजनवाद है, प्रैग्मेटिज्म, बिलीव इन विच मेथड ऑफ टीचिंग, सैद्धांतिक शिक्षण विधि, उपयोगी शिक्षण विधि, प्रगतिशील शिक्षण विधि या फिर विचारात्मक शिक्षण पद्धति। बहुत अच्छा दोस्तों ये प्रश्न है। तो जो प्रयोजनवाद है वो बेसिकली किस पर दोस्तों बिलीव करता है, तो प्रयोजनवाद के बारे में दोस्तों हमने आपको बताया था कि प्रयोजनवाद बिलीव करते हैं दोस्तों आपके प्रगतिशील शिक्षण पद्धति में, यानी कि सी वाला दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रगतिशील शिक्षण पद्धति का अर्थ ये है, प्रोग्रेसिव टीचिंग मेथड का अर्थ ये है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि देखिए यहाँ पर इनका मानना है कि शिक्षक के कोई भी निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकते हैं, लगातार चीज़ें क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं, ठीक है, और क्योंकि लगातार आपकी जब चीज़ें चेंज हो रही है उसमें प्रोग्रेस हो रही है तो उसके अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो भी क्या होने चाहिए, लगातार चेंज होते रहने चाहिए, ठीक है ना। और हमारे जो शिक्षा का उद्देश्य है और शिक्षा के दोस्तों जो भी हमारा शिक्षा का उद्देश्य है और जो शिक्षा के हमारे कार्य हैं वो इस तरह से होने चाहिए जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो सके, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रगतिशील शिक्षण पद्धति को दोस्तों इनके द्वारा अपनाया गया। इसके अलावा दोस्तों जो शिक्षा पद्धति है ऑब्वियसली बात है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालक की रुचि उसकी आकांक्षाओं के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो शिक्षा है, वो जो शिक्षण पद्धति है वो ऑब्वियसली बात है कि प्रगतिशील शिक्षण पद्धति होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आएगा, गिजुभाई के विचारों में शिक्षा कैसी होनी चाहिए वर्तमान के संदर्भ में। व्हाट शुड एजुकेशन बी लाइक इन गिजुभाईज थॉट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। जो वर्तमान चुनौतियों का सामना करना सिखाए, जो रोजगार दे, जो सूचनाओं का भंडार हो, जो सिद्धांतवादी हो। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए गिजुभाई बधेखा, जिनके बारे में दोस्तों हमने आपको बताया था कि किस तरह से इन्होंने रिवॉल्यूशन लाया था शिक्षा में। तो गिजुभाई क्या मानते थे दोस्तों, वो यही मानते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बालक जो वर्तमान में चुनौतियां हैं उनका सामना कर सके, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा ये इन्होंने माना है, और जिसके चलती जो व्यक्ति है कुछ ना कुछ दोस्तों सीखने का प्रयास करे और बेसिकली इसके द्वारा व्यक्ति जो वर्तमान चुनौतियां हैं उनका सामना करना सीख सके। इसी प्रकार की शिक्षा को ही गिजुभाई वास्तविक शिक्षा मान सकते हैं या मानते हैं। बेसिकली ये इनके द्वारा यही मानना था कि वास्तविक शिक्षा वही शिक्षा है जिसके माध्यम से जो बालक है उसका सर्वांगीण विकास हो, उसको वो निडर बनाए, निर्भीक बनाए और जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना करना सिखाए। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, जो वर्तमान चुनौतियों का सामना करना सिखाए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया।
1935, 1956, 1943, 1965. सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा 1956. ओके, 1956 में दोस्तों ये संविधानिक संस्था के रूप में दोस्तों गठित हुआ था. हालांकि दोस्तों अगर मैं इसके एग्जिस्टेंस की बात करूं तो ये 28 दिसंबर 1953 में ही दोस्तों ये एग्जिस्टेंस पर आ गया था. लेकिन एक संवैधानिक संस्था के रूप में दोस्तों इसका जो गठन है, यानी कि एक्ट के रूप में दोस्तों जब इसका गठन हुआ वो 1956 में हुआ. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर 1953 दोस्तों अगर आपका आता है, ठीक है, यानी कि जब इसकी स्थापना कब हुई तो 1953 में हुई, और एक संवैधानिक संस्था के रूप में दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसका जो गठन है वो 1956 में किया गया. तो फिलहाल यहाँ पर 1953 नहीं है, तो 1956 इज द राइट आंसर. अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8. संविधान मान्यता नहीं देता है. संविधान किसको मान्यता नहीं देता है? कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज. अधिकार को, कर्तव्य को, नागरिकता को या फिर क्षेत्रवाद को? तो अधिकार को दोस्तों हमेशा संविधान मान्यता देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. इसके अलावा दोस्तों हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, हमारी ड्यूटी भी है. इसके अलावा सिटीजनशिप का भी दोस्तों प्रावधान संविधान में किया गया है. लेकिन जो संविधान है वो दोस्तों कभी भी क्षेत्रवाद या फिर रीजनलिज्म को कभी भी मान्यता नहीं देता है. क्षेत्रवाद को दोस्तों कभी भी बढ़ावा नहीं देता. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. जबकि क्षेत्रवाद की जगह दोस्तों वहां पर विश्व बंधुता, ठीक है, या फिर भाईचारे के सिद्धांत को दोस्तों बढ़ावा देता है, ब्रदरहुड को दोस्तों बढ़ावा देता है. ठीक है ना. इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, हफ एंड डंकन के अनुसार शिक्षण कितने चरणों वाली प्रक्रिया है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों. अकॉर्डिंग टू हफ एंड डंकन, टीचिंग इज अ प्रोसेस विथ हाउ मेनी स्टेजेस? 4 स्टेजेस, 2 स्टेजेस, 5 स्टेजेस या फिर 6 स्टेजेस? ओके, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. हफ और डंकन के अनुसार दोस्तों जो शिक्षण है वो 4 चरणों वाली प्रक्रिया है. ठीक है ना. अब जो 4 फेजेस हैं वो कौन कौन से दोस्तों? एक होता है करिकुलम प्लानिंग फेज, या फिर आप बेसिकली इसको प्लानिंग फेज बोलिए. दूसरा जो फेज होता है दोस्तों वो होता है इंस्ट्रक्टिंग फेज, यानी कि जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, या निर्देशात्मक फेज भी बोल सकते हैं इसको. इसके बाद जो अगला फेज होता है दोस्तों वो मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन फेज होता है, यानी कि मापन और मूल्यांकन फेज. तो बेसिकली इसमें क्या है, 4 चरणों वाली प्रक्रिया है. अगला देखेंगे प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10. भारतीय ज्ञान प्रणाली प्राचीन के साथ साथ क्या है? भारतीय ज्ञान प्रणाली प्राचीन के संग संग क्या क्या है? शाश्वत है, समृद्ध है, मार्गदर्शक है या फिर पारंपरिक है? एटर्नल है, प्रॉस्पेरस है, गाइड है या फिर ट्रेडिशनल है? सो बेसिकली दोस्तों जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है दोस्तों वो शाश्वत है. ठीक है ना. जिसका ना शुरू होता है ना अंत होता है, जो अमर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शाश्वत, यानी कि इटर्नल है. ठीक है. तो जो हमारी भारतीय प्रणाली है वो हमेशा क्या है? शाश्वत है. ना जिसका आरंभ है ना जिसका अंत है, सदैव के लिए है, सदैव विद्यमान है. ठीक है, अनंत जीवन है, तो इसको शाश्वत बोला जाता है. तो यानी कि ए वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है. अगला देखेंगे, वर्तमान समय में मानव विकास का अध्ययन कितनी अवस्थाओं में दोस्तों हम करते हैं? बेसिकली देखा जाए तो कितनी अवस्थाओं में हम मानव विकास का अध्ययन करते हैं? जनरल की मैं बात कर रहा हूँ. वैसे तो अब कई सारे वर्गीकरण दोस्तों हमने मानव विकास की अवस्थाओं के आपके बताए, लेकिन जनरल एस्पेक्ट में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5. सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी इज राइट. 4 अवस्थाओं में दोस्तों किया जाता है. ठीक है, 4 अवस्थाएं दोस्तों बहुत आसान है. पहली कौन सी दोस्तों है? शैशवावस्था. ठीक है, शैशवावस्था. दूसरी कौन सी होती है? बाल्यावस्था. ओके. इसके बाद तीसरी होती है किशोरावस्था, और चौथी होती है प्रौढ़ावस्था. ओके, प्रौढ़ावस्था. अब इसके अंदर दोस्तों क्या होती है? कई सारी अवस्थाएं होती है. जैसे बाल्यावस्था के अंतर्गत उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था के अंदर भी कई सारी अवस्थाएं आती हैं. तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं सामान्यतः में बात करूं तो 4 अवस्थाओं का दोस्तों हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं. ठीक है, तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं इनको दोस्तों आपने समझना है, क्योंकि कई लोग ये समझ रहे होंगे कि 4 अवस्थाएं कहाँ हैं, कॉलसैनिक के द्वारा तो अलग अलग अवस्थाएं बोली गई. लेकिन आपको दोस्तों इसको क्वेश्चन को उसी परिप्रेक्ष्य में लेना है कि जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है. ठीक है, तो जो 4 अवस्थाएं हैं बस आप इतना ही ध्यान में रख के चले. ठीक है, जैसे शैशवावस्था की बात करते हैं तो जन्म से लेके बेसिकली जो मैंने आपको बताया था 0 से लेके 6 वर्ष तक की आयु, बाल्यावस्था को 6 से लेके 12 वर्ष तक की, किशोरावस्था को 12 से लेकर 18, और इसको 18 से लेके ऊपर मृत्यु वर्ष तक. ठीक है ना. शैशवावस्था को कई जगह पे 0 से लेके 2 भी दिया जा सकता है. ठीक है, तो अलग अलग दोस्तों डिपेंड करता है. बेसिकली हम क्या करते हैं? शैशवावस्था को 0 से लेके 6, फिर इसके अंतर्गत कई सारी अवस्थाओं में इसको कैटेगराइज कर लेते हैं.
ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी अवस्था है। इसके बाद नेक्स्ट अवस्था की दोस्तों हम बात करेंगे, या नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करेंगे। आपको क्या करना है, सही जोड़ों का दोस्तों मिलान करना है। देखिए सामने क्या है दोस्तों, आपके बुद्धि के सिद्धांत दोस्तों किए हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा जो मनोवैज्ञानिक है वो किस सिद्धांत से दोस्तों संबंधित है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों टर्मेन की, ठीक है। टर्मेन दोस्तों बुद्धि के एक कारक सिद्धांत से संबंधित है, चाहे टर्मेन की बात करें चाहे बिने की बात करें, ठीक है। तो ये बेसिकली दोस्तों क्या है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के निर्माण करता है। बेसिकली जो आपका टर्मेन है, टर्मेन ने क्या किया था कि जो अल्फ्रेड बिने परीक्षण था जो कि 1905 में दिया गया था, इसमें दोस्तों इन्होंने परीक्षण किया और इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दोस्तों ये आपका इसमें संशोधन किया गया था, तो इसको स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के नाम से जाना जाता है। इसमें पहली बार दोस्तों मानसिक आयु की जगह पर इंटेलिजेंट कोशेंट, ठीक है ना, यानी कि बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब जब बात आएगी तो आईक्यू की, तो आईक्यू का यूज सबसे पहले बुद्धि परीक्षण में टर्मेन के द्वारा यूज किया गया, और जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों आपका स्टर्न के द्वारा, विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था 1912 में, ठीक। तो लेकिन जब आईक्यू के प्रयोग की बात की जाएगी, आईक्यू बुद्धि लब्धि का प्रयोग बुद्धि परीक्षण में सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो टर्मेन के द्वारा दोस्तों किया गया 1916 में। तो ये टर्मेन स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण से संबंधित है, जबकि थर्स्टन की हम बात करेंगे तो ये समूह कारक सिद्धांत से दोस्तों संबंधित है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ओके। बात करेंगे स्पीयरमैन की, तो स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है, टू फैक्टर थ्योरी, और थॉर्नडाइक का दोस्तों क्या है, बहुकारक सिद्धांत है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहले का ए बनता है और एक, फिर इसके बाद आता है 4 और फिर आता है 2 एंड देन 3। तो यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो यानी कि टर्मेन इज रिलेटेड टू स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, या फिर एक कारक सिद्धांत भी कह सकते हैं। ध्यान रखना है कभी एक कारक आ जाएगा तो फिर आप उसका राइट आंसर वही देंगे। इसके बाद आपका आ सकता है थर्स्टन एंड देन स्पीयरमैन एंड देन थॉर्नडाइक, ओके। तो ये आप इसको अच्छे से याद करिएगा। बुद्धि के सिद्धांत की दोस्तों हमारी वीडियोस चल रही है, आने वाली है, कल आएगी, उसका बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफी सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगला आता है क्वेश्चन, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दोस्तों दिया गया था, उसको कई सारे नामों से जाना जाता है, इनमें से कौन सा नाम नहीं है। संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अनुकरण का सिद्धांत इसको नहीं माना जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत रिलेशनिज्म थ्योरी, इसके अलावा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी एसआर थ्योरी, साहचर्य का सिद्धांत एसोसिएशन थ्योरी, इसके अलावा अणुवाद का सिद्धांत के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है, ठीक है। लेकिन अनुकरण का सिद्धांत के नाम से इसको नहीं जाना जाता है, सो डी वाला ऑप्शन राइट। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा रचनात्मक बच्चों का लक्षण नहीं है। आपने बताना है कि विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। सो असंभव चीजों के बीच में संबंध, शीघ्र सोचकर समस्याओं को नवीन तरीके से हल करना, कार्यों पर समय व्यर्थ ना करना, कल्पनाशील विचारों की वास्तविकता में परिवर्तित करना। सो रिलेशनशिप बिटवीन इम्पॉसिबल थिंग, ओके। सो इसके बाद शीघ्र सोच समझकर समस्याओं का नवीन तरीके से हल करना, ओके। इसके अलावा डोंट वेस्ट टाइम ऑन टास्क, ओके, एंड कन्वर्टिंग इमेजिनेटिव आइडियाज इनटू रियलिटीज। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्यों पर समय व्यर्थ ना करना ये रचनात्मक बच्चों का लक्षण नहीं है। कार्यों पर दोस्तों ये, क्योंकि रचनात्मक बच्चे हैं तो फिर थोड़ा सा कार्यों पर समय दोस्तों यहाँ पर ये व्यतीत करते हैं, तभी जाके रचनात्मकता निकल के आती है। असंभव चीजों के बीच में संबंध, शीघ्र सोचकर समस्याओं को नवीन तरीके से हल करना, कल्पनाशील विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित करना, ये सभी रचनात्मक बच्चों के लक्षण हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, किस तकनीक में मशीनों का प्रयोग ना करके शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। कोमल शिल्प तकनीक यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्निक, उसके बाद कठोर शिल्प यानी कि हार्डवेयर अप्रोच, इसके बाद सिस्टम एनालिसिस एंड देन यूटिलिटी एनालिसिस। बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों। तो किस तकनीक में दोस्तों आप मशीन का प्रयोग नहीं करते हैं और शिक्षण और अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। इसका दोस्तों जो अप्रोच है उसको हम सॉफ्टवेयर अप्रोच या फिर सॉफ्टवेयर टेक्निक्स के नाम से दोस्तों जानते हैं। जिसमें मशीनों का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों वो हार्डवेयर अप्रोचेस दोस्तों कहलाएगी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक मेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। ईमेल की दोस्तों शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन देखेंगे 1970, 71 में, 72 में, 78 में। सो इन विच ईयर द इलेक्ट्रॉनिक मेल स्टार्टेड।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1971। ठीक है, तो 1971 में ही दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल की दोस्तों शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है दोस्तों कि आप इसके माध्यम से सूचना का आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं, संदेशों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से दोस्तों आप इसको करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1971 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1999 में किसके द्वारा ब्लॉग शब्द का प्रयोग अपनी निजी वेबसाइट पर किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। E.N. कुहलबर्ग, M.G. स्टेन, विंटकर्फ या फिर पीटर मरहोच। ठीक है ना। सो हु यूज द वर्ड ब्लॉग इन हिज पर्सनल वेबसाइट इन द ईयर 1999? तो 1999 में अपनी पर्सनल वेबसाइट पर किसने ब्लॉग शब्द का दोस्तों प्रयोग किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटर मरहोच। ठीक है, तो पीटर मरहोच थे जिन्होंने सबसे पहले ब्लॉग शब्द का प्रयोग अपनी निजी वेबसाइट पर किया है। ठीक है ना। तो ब्लॉग, ठीक, तो ब्लॉग वेब ब्लॉग का दोस्तों संक्षिप्त रूप तो होता है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको कोई भी इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों में अगर आपने कोई समाचार जानकारी, ठीक है ना, इन सब पर अगर आपको संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है तो उनको ब्लॉग बोला जाता है। ठीक, जो ब्लॉग लिखते हैं उनको हम जनरली क्या बोलते हैं? ब्लॉगर बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, किसके अनुसार प्रशिक्षण समूह अचानक से उत्पन्न हुआ जो आलेखों का उन्हीं व्यक्तियों के समक्ष वाद विवाद का निरीक्षण किया गया है? सो अकॉर्डिंग टू हुम द ट्रेनिंग ग्रुप अक्रॉस aroses suddenly, the article were reviewed and debated before the same people. So इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेने के द्वारा दोस्तों ये बोला गया और प्रशिक्षण समूह प्रविधि के संदर्भ में दोस्तों इनके द्वारा ये कथन बोला गया था कि प्रशिक्षण समूह अचानक से उत्पन्न हुआ और जब निरीक्षण आलेखों का उन्हीं व्यक्तियों के समक्ष वाद विवाद किया गया जिनका निरीक्षण किया गया। ठीक है, तो ये प्रशिक्षण समूह प्रविधि के संबंध में बेने का स्टेटमेंट है। अगला देखेंगे, एडुसेट या जीसेट 3 शैक्षिक उपग्रह का विकास एवं निर्माण किस भारतीय संस्था द्वारा किया गया है? एडुसेट, जीसेट 3 बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कॉन्सेप्ट है और इसका किस भारतीय संस्था के द्वारा इसका विकास किया गया है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, भाभा, DRDO, इसरो और सीडैक। सो राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो के द्वारा दोस्तों इसका विकास किया गया। इसका विकास एवं निर्माण इसरो के द्वारा किया गया। एडुसेट दोस्तों जिसको कि हम जीसेट 3 के नाम से भी जानते हैं, भारतीय उपग्रह है और 20 सितंबर 2004 को, ठीक है, 20 सितंबर 2004 को इसको दोस्तों लॉन्च किया गया था। और बेसिकली क्या है, दूरस्थ क्षेत्रों में जो भारत के जो दूर दूर क्षेत्र हैं वहाँ पर आपकी शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने के लिए इसको दोस्तों लॉन्च किया गया था। ओके, और इसरो के द्वारा जो हमारी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसके द्वारा दोस्तों इसका विकास और निर्माण किया गया। इसके बाद भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब स्वीकृति प्रदान की गई? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 15 मार्च 2020, 29 जुलाई 2020, 17 अगस्त 2020, 5 दिसंबर 2020। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई 2020। तो 29 जुलाई 2020 को भारतीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे पहले दोस्तों हमारी 1986 की पॉलिसी दोस्तों चल रही थी। उसके इतने सालों के बाद, तकरीबन आप देख सकते हैं 34 सालों के बाद ये आपकी नई पॉलिसी स्वीकार की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, भारतीय शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष को लागू किया गया? जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो कब इंप्लीमेंट किया गया? सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2009, 2010, 2011, 2012। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 में दोस्तों इसको पूरे देश में लागू किया गया। 2009 में दोस्तों ये एक्ट बना और 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों पूरे देश में दोस्तों ये लागू किया गया। इसके बाद अगला देखेंगे, शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है, यानी कि एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स एजुकेशन इज अफेक्टेड बाय। ये दोस्तों प्रश्न पिछले बार भी परीक्षा में आया था दोस्तों। ये बुद्धि और वातावरण से दोस्तों इसका संबंध है। अगर एजुकेशन के प्रति जो एटीट्यूड है स्टूडेंट का, वो उनकी इंटेलिजेंस और एनवायरनमेंट दोनों
के प्रति दोस्तों क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, शिक्षा के प्रति अगर हमें छात्रों की अभिवृत्ति है उनके इंटेलिजेंस से तो प्रभावित होती है, साथ ही साथ जो वातावरण है उससे दोस्तों वो संबंधित होती है। ठीक है, यहाँ पर हम एटीट्यूड की हम बात करें। इसके बाद कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, यानी कि कहाँ पर डेमोक्रेटिक टीचिंग पॉलिसी आपको नहीं दिखाई देती है। व्याख्यान विधि, अन्वेषण योजना या फिर मस्तिष्क उद्वेलन या ब्रेन स्टॉर्मिंग दोस्तों इसको बोलते हैं। तो जहाँ पर डेमोक्रेटिक टीचिंग होती है वहाँ पर छात्रों को भी दोस्तों अपनी जो समस्याएं हैं उनको शिक्षक के सामने अभिव्यक्त करने का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, यानी कि अपने आप की अभिव्यक्ति करने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। ऐसी शिक्षण को हम डेमोक्रेटिक टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी टीचिंग डेमोक्रेटिक नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों, इसमें व्याख्यान मेथड, यानी कि जब एक लेक्चर मेथड होती है तो वहाँ पर केवल और केवल शिक्षक बोलते रहता है और जो छात्र होते हैं वो निष्क्रिय श्रोता की भांति सुनते रहते हैं, यानी कि उनको वहाँ पर बेसिकली उनको अपने जो अभिव्यक्ति है उनके विचार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। अभिसारी चिंतन शब्द की दोस्तों बात चल रही है, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, यानी कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसका प्रयोग दोस्तों जो गिलफोर्ड है इन्होंने बेसिकली बुद्धि के संदर्भ में किया है, बुद्धि के कॉन्टेक्स्ट में किया है। क्योंकि बेसिकली अगर आपको सही समाधान पर दोस्तों अगर अपने पहुंचना है तो उसके लिए आपको अनुवर्तिक तार्किक कदमों से दोस्तों आपका संबंधित होता है और बेसिकली इसमें आपको क्रिएटिविटी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह आपकी बेसिकली बुद्धि के बराबर है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको सही समाधान पहुँचने के लिए आपको लॉजिकल कदमों की दोस्तों आवश्यकता होती है, लॉजिकल स्टेप्स की दोस्तों यहाँ पर आवश्यकता होती है। ठीक है, बेसिकली आपको इसके लिए रचनात्मकता, क्रिएटिविटी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर इसकी जगह पे अपसारी चिंतन होता, डाइवर्जेंट थिंक होगा, तो बेसिकली जो डाइवर्जेंट थिंकिंग ये होती है कि आपको एक से अधिक तरीकों से अगर आप किसी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, ये उसको इंगित करता है। तो यहाँ पर रचनात्मकता इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये रचनात्मकता के बराबर होती है या फिर सृजनात्मकता के बराबर होती है, तो वहाँ पर क्रिएटिविटी आ जाती है। तो अभिसारी चिंतन में केवल और केवल बुद्धि के समान अर्थ में इसको लिया गया है। इसके बाद अगला देखेंगे, कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, यानी कि कौन सी अवबोध स्तर, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। हमने आपको शिक्षण के दोस्तों 3 स्तर बताए हैं, जैसे इसमें आपका 3 स्तर आते हैं, एक मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो यहाँ पर अवबोध की दोस्तों बात चल रही है, बोध स्तर में कौन कौन शामिल है, तो अनुप्रयोग, तुलना, पृथक्करण, अन्वेषण। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण दोस्तों इसमें शामिल है। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या है, अवबोध स्तर जो होता है वो आपका क्या होता है, दूसरे स्तर का दोस्तों आपका शिक्षण होता है। तो जब हम दोस्तों द्वितीय स्तर की हम बात करते हैं तो द्वितीय स्तर में आपको क्या है कि विषय को समझना है। ठीक है, यानी कि विषय की अर्थ के समझने पर दोस्तों ये केंद्रित होता है। जैसे अगर मैं स्मृति स्तर की बात करूं तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपको तथ्यात्मक जानकारी दे दी जाती है, उसको केवल और केवल रटना होता है। ठीक, उसके बिना मतलब उसका अर्थ क्या है, उसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट क्या है उनको आपने समझना नहीं है। जबकि अवबोध स्तर का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का अर्थ यह है कि भाई आपने जो समझ है उसको उठाना है, मतलब कि समझ पर दोस्तों ये केंद्रित है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग पर ओरिएंटेड है दोस्तों, सेंटर्ड है। ठीक है, तो इसमें कोई भी जो जटिल विषय है उनको लॉजिकल तरीके से आप तोड़ते हैं, तो बेसिकली वो क्या आता है, अन्वेषण आता है। ठीक, तो इन्वेस्टिगेशन मेथड दोस्तों यहाँ पर यूज की जाती है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 26, बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है। समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। The ability to adjust is called intelligence. The ability to learn is called intelligence. The ability to reason abstractly is called intelligence. अब इससे पहले दोस्तों हमने आपको इंटेलिजेंस की वीडियो बताई है, तो इंटेलिजेंस की वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया था कि क्या होती है बुद्धि। बुद्धि दोस्तों समायोजन करने की क्षमता होती है, बुद्धि दोस्तों सीखने की क्षमता होती है, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता होती है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग जिसकी हम बात कर रही है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की दोस्तों ये
क्षमता होती है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27। आपने क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अगेन दोस्तों यहाँ पर आपके लेखक हैं और उनके द्वारा संप्रत्यय जो दिए गए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे बर्ट एंड वर्नन, ठीक है। तो बर्ट एंड वर्नन के द्वारा दोस्तों कौन सा सिद्धांत दिया गया, तो इनके द्वारा दोस्तों आपका हिरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया गया। इसके बाद हम स्पीयरमैन की बात करेंगे, तो इनके द्वारा दोस्तों बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया, सामान्य और विशेष कारक। इसके बाद दोस्तों गार्डनर की बात करेंगे, तो इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। और स्टर्नबर्ग के द्वारा दोस्तों बुद्धि का ट्राई आर्किक सिद्धांत दिया गया है। तो इस तरह से देखेंगे तो भैया 2 1 4 3, ठीक है। तो 2 1 4 3 कहीं पर दिखाई देता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका राइट है। ओके, तो इस तरह से आप दोस्तों बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और बुद्धि की दोस्तों कल आपकी क्लास आ रही है जिसमें बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, उसको जरूर देख लेना। इसके बाद देखिए कंप्यूटर सहायक अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में यानी कि CAL में कौन सा गलत है। संवेगों का अभिमूल्यन यानी कि एप्रिसिएशन ऑफ इमोशन, व्यक्तिगत अनुदेशन अधिगम, इसके अलावा विद्यार्थी क्रमिक पुनः प्राप्ति प्रक्रिया सीखते हैं यानी कि स्टूडेंट लर्न सीक्वेंशियल रिट्राइवल प्रोसेस, और इसके बाद आता है इमीडिएट सपोर्ट, तत्कालिक पृष्ठपोषण। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इज राइट। यानी कि जब आप कंप्यूटर सहायक अधिगम करते हैं तो वो दोस्तों आपके इमोशन से कोई भी संबंध नहीं होता, भावात्मकता से कोई भी इसका संबंध नहीं होता, ये केवल आपके ज्ञानात्मक विकास से दोस्तों संबंधित है। जब हम कंप्यूटर सहायक अधिगम लेते हैं या कंप्यूटर की सहायता से दोस्तों हम जब लर्निंग करवाते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों ये आपके ज्ञानात्मक पक्ष से दोस्तों ये संबंधित होता है। यहाँ पर आपको व्यक्तिगत अनुदेशन मिलता है, इसके अलावा आपको पुनः प्राप्ति प्रक्रिया मिलती है, आपको सिक्वेंशियल लर्निंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा इमीडिएट आपको फीडबैक भी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और व्यक्तिगत अनुदेशन तो होता ही होता है, ठीक। सो संवेगों का एप्रिसिएशन दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा पॉसिबल नहीं होता है, तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है, ठीक है। गेस्टाल्टवादी जिन्होंने सूझ का सिद्धांत दोस्तों दिया, इनसाइट थ्योरी, तो इसके जन्मदाता कौन है, स्किनर, बिने, वर्दीमर और स्पिनोविच। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, वर्दीमर इज द राइट ऑप्शन। सो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आज का। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, विच इज नॉट ए टीचिंग फॉर्मूला और यू कैन से मैक्सिम ऑफ टीचिंग या टीचिंग मैक्सिम, ठीक है। सो ज्ञान से अज्ञान, विशिष्ट से सामान्य, अंश से पूर्ण, सरल से जटिल, नोन टू अननोन, स्पेसिफिक टू जनरल, फुल ऑफ पार्ट्स और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंश से पूर्ण आपका दोस्तों क्या है, गलत है। तो पूर्ण से अंश होता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली आप क्या करते हैं, पहले पूर्ण जाते हैं फिर पूर्ण से अंश की ओर को जाते हैं। जब भी कोई बच्चा है अगर वो बड़ी चीज को देखता है तो पहले उसको संपूर्ण देखता है, जैसे कि पहले कोई हाथी है तो पहले पूरे हाथी को देखेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, उसकी सूंड को देखेगा, उसकी आंखों को देखेगा, उसके पैरों को देखेगा। यानी कि पहले आप पूरा बड़ा भाग देखते हैं, फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे भागों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये शिक्षण सूत्र होता है। ऐसे ही थ्योरी हम क्या करते हैं, अपनी टीचिंग में भी अपनाते हैं। तो पहले आपको पूरी चीज बताई जाती है ऊपर ऊपर, फिर उसके बाद उसकी छोटी छोटी विशेषताओं को बताया जाता है। तो यही दोस्तों आपका शिक्षण सूत्र है। तो बाकी सब सही है, ज्ञान से अज्ञान, विशिष्ट से सामान्य और सरल से जटिल। तो ये थे दोस्तों हमारे पहले टेस्ट के MCQ। आई होप कि दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो उसको अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो लगातार क्लासेस चल रही हैं उनको जरूर देखते रहें और सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए यहाँ पर जरूर आ जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।